देखिए, निबंध लिखने की कला आनी चाहिए। और एक बार निबंध लिखने की कला समझ गए ना कि किस तरह से आपको निबंध लिखना है, किन बातों पर ध्यान देना है, तो समझ लीजिए कि आप लोग सिकंदर बन चुके हैं। फिर आप देखिए, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर कोई भी निबंध पूछ ले, आप बहुत ही आसानी से उसे लिख पाएंगे और आप लोग अच्छे नंबर पा भी पाएंगे। और आप देखते हैं कि स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस में हर जगह आप देखते हैं कि निबंध होता है। और निबंध आप देखते हैं कि स्कोर वाला पेपर है, मेरिट बेस्ड पेपर है, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें निबंध के नंबर जुड़ते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखिए, सिविल सर्विस की बात कर लीजिए। इसमें आप देखते हैं कि 250 नंबर का पेपर होता है निबंध का, 3 घंटे का आपको समय मिल जाता है। और आप देखिए, 2 निबंध आपको लिखना होता है। 1000 से 1200 शब्द में एक निबंध आपको लिखना होता है, दूसरा भी 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। तो एक बार आप लोग कला सीख लीजिए निबंध की लिखने की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिपीट कभी नहीं होता है कोई सब्जेक्ट। तो कि ज्यों का त्यों कि कक्षा 12वीं 10वीं 11वीं कॉलेज लाइफ में आप लोग थे तो एक किताब रहती थी और आप देखते थे कि उसी से क्वेश्चंस पूछ लेते थे, निबंध पूछ लेते थे, वही आप लोग कॉपी पेस्ट करके आ जाते थे और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और निबंध एक तरह से लिखते समय आप लोग ध्यान देना है। देखिए, अलग से कोई सिलेबस नहीं है। अगर इसके सिलेबस को आप लोग देखें तो लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें और अपने विचारों को सुनिश्चित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। और जब भी निबंध का चुनाव करते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि जीएस हो, चाहे आप देखिए कोई चर्चित मुद्दा हो, आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें एडिटोरियल वाला संपादकीय पार्ट जरूर पढ़ा करिएगा, उस पर जरूर ध्यान दिया करिएगा। और बाकी जो चर्चित मुद्दे हैं उस पर एक सामान्य समझ रखा करिएगा। कहीं डिबेट हो रहा है कोई तो उसे भी सुन लिया करिएगा और बड़ा बैलेंस बनाकर निबंध लिखा करिएगा। आप निबंध लिखते हैं ना तो आपकी सोच का मालूम चलता है कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह के इंसान हैं। और विषय पर केंद्रित रहना है। जो भी आप विषय चुन रहे हैं, सब्जेक्ट चुन रहे हैं, उसी के आसपास ही आपको निबंध पूरा लिखना है। कोई आप देखिए कहीं आपको शक्तिशाली वाक्य मिल रहा है, पैराग्राफ मिल रहा है या कोट्स मिल रहा है, कोई किसी महापुरुष ने कुछ कहा हुआ है उस सब्जेक्ट के बारे में, उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लिया करिएगा और उसे भी निबंध में आप लोग डाल सकते हैं। बाकी बैलेंस बनाकर आपको लिखना ही है, ध्यान देना है। पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में निबंध मत लिखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कहता हूं कि एक सप्ताह में कम से कम 1-2 निबंध जरूर लिखा करिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक कॉपी देख रहे हैं आप लोग, ये रतनदीप गुप्ता की है। ये 2017 बैच के हैं और 767वीं रैंक आई थी इनकी। और इस कॉपी को देखकर आप लोग शुरुआत तो कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कहाँ कुछ कमी हो। तो जो माध्यम है उसका उल्लेख कर दिया करिएगा और उसी माध्यम में आप लोगों को लिखना है। शब्द सीमा की भी ध्यान रखा करिएगा, ठीक है। कोई पेज खाली रह जाता है तो उस पर इस तरह से पेन चलाकर आप लोग काट दिया करिएगा। अब आप देखिए, खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में है और 125 नंबर के होंगे, यानी कि 250 नंबर टोटल होगा आपका। ये आप लोग याद रखिएगा। एक निबंध आपका 125 नंबर का है। अब आप देखिए, खंड ए यानी कि सेक्शन ए में आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि योग में बीमारी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी क्षमता है। योगा की हम लोग कहते रहते हैं कि योगा करते रहिए आप लोग, ठीक है। अन्याय की कहीं भी मौजूदगी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। और तीसरा कह रहा है निषेध की राजनीति कम व्यवहारिक अधिक आदर्शवादी है। और 4 कह रहा है महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। ये आप देखिए 4 टॉपिक हैं। अब इन्होंने आप देखिए चौथा टॉपिक चुना है, मैं किसी समाज द्वारा किए गए विकास को उसकी महिलाओं के विकास के रूप में आंकता हूँ। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, हमारे कानून मंत्री पहले और संविधान के जनक भी कहते हैं आप लोगों ने। तो इस तरह के कोट से आप लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की विकास दर आज बड़ी से बड़ी विश्व शक्तियों में आप देखते हैं कि शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए है और इस विकास की गाथा में देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं की भूमिका भी
उत्तरोत्तर बढ़ रही है और अनेक सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के बावजूद आज हर मोर्चे पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखाई देती हैं। और यहाँ तक आप देखिए कि जहां महिलाओं को मौका मिल रहा है वो पुरुषों से भी आगे निकल जाती हैं। अब कहीं कोई महिला कमजोर नहीं है, अगर मौका मिलना चाहिए बस। लेकिन यह आत्मविश्वास उन्हें सदियों के संदर्भ संघर्ष के बाद हासिल हुआ है। प्राचीन काल में अपाला एवं घोषा जैसी विदुषियों ने अपनी कीर्ति पताका लहराई। भारतीय समाज में उन्हें सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया। और परंतु मध्यकाल का भारत अपनी संकुचित एवं संकीर्ण दृष्टि का शिकार हो गया। महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद होना पड़ा और इसी के साथ कैद हो गई उनकी योग्यताएं, आकांक्षाएं और अभिलाषाएं। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए महिलाओं की बात की हो रही है पूरी, तो जो भी इतिहास में कोई शक्तिशाली महिला रही हैं तो उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा, ठीक है। और आधी आबादी है महिलाओं की, देखिए ये भी आप जानते हैं। हर रात के बाद सुबह होती है। महिलाओं की मुक्ति का प्रश्न स्वतंत्रता एवं भारत की मुक्ति के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ गया है। शुरू हुई महिला सशक्तिकरण की यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। और आप लोगों ने इनका पिछला निबंध भी देखा होगा, जब इन्होंने पहला निबंध लिखा था उसमें बहुत सारी गलतियां की हुई थी, तो सुझाव दिए गए थे इन्हें और आप देखिए इन्होंने सुधार किया है। इसीलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी सुधार होता रहेगा, जहां कमियां रहती हैं वो भी सुधरती रहेंगी। और मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग लिख के भेजा करिएगा निबंध, आंसर राइटिंग। आज की नारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी पिछड़ों पर पुरुषों के समकक्ष प्रयास करती हुई प्रतीत होती हैं। आज राष्ट्र के निर्माण में वह अपनी भूमिका से न केवल परिचित हैं बल्कि उनकी गंभीर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तत्पर हैं। और आप देखिए इंदिरा नूई, नैना लाल किदवई, किरण मजूमदार सौ जैसी महिलाओं की आर्थिक एवं प्रबंधकीय योग्यताओं का लोहा मनवा चुकी हैं। महिलाएं निरंतर उच्च पदों पर आसीन हो रही हैं और इन सबके साथ वे सबसे पुराने बजट आधारित अर्थात घर के अर्थशास्त्र को संभालने की भूमिका का भी कुशलतापूर्वक सदियों से प्रबंधन करती आ रही हैं। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को महिलाएं और बेहतर संभाल सकती हैं, क्योंकि आप देखिए महिलाएं घर को संभाल लेती हैं। इसके साथ ही वे अपनी शैक्षिक योग्यता में निरंतर सुधार कर रही हैं। और आप देखिए जनसंख्या गणना के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र जहां महिलाओं की उपस्थिति कम दिखाई देती है, में भी उनका निरंतर रुझान बढ़ा है। और आप देखेंगे सामाजिक गतिविधियों में भी पहले अधिक जागरूक हुई हैं और पहले की तुलना में वे अपने अधिकारों को समझ रही हैं और उनका उपयोग भी कर रही हैं। फिर चाहे हाजी अली दरगाह में हो या सिंगनापुर मंदिर में प्रवेश का मुद्दा हो या फिर 3 तलाक का मुद्दा या केरल का सबरीमाला प्रकरण हो, आप देखेंगे सरकार भी इनकी इसी भूमिका को स्वीकार करते हुए जल एवं वायु सेना में युद्धक भूमिका में महिलाओं की नियुक्ति को स्वीकार कर चुकी हैं, सरकार कर चुकी है ना। और इसी प्रकार यदि बात राजनीति क्षेत्र करें तो यहां भी आप देखिए पंचायती स्तरों पर महिलाओं प्रधानों में गंभीर परिवर्तन के प्रयास किए हैं। और 33% आरक्षण भी 30%, 33% देने की बात हुई। अब आप देखते हैं लोकसभा और विधानसभाओं में भी देने की बात हो रही। वाक्य संरचना पर ध्यान दें, ये कहा जा रहा है। फिर भी हम यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के आर्थिक विकास में अभी भी महिलाओं को वह भागीदारी एवं सम्मान नहीं हासिल हुआ है जिसकी भी आप देखिए पूर्ण रूप में हकदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट में यह बताती है कि श्रम बल भागीदारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं की भागीदारी 25% से भी कम हो गई है। और बात केवल श्रम बल भागीदारी की नहीं है, महिलाओं को उनके अनेक सामाजिक आर्थिक आप देखते हैं कि सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ILO की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को समान पदों पर कार्यरत पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है तथा अधिकांश शीर्ष पर पदों पर पुरुषों का कब्जा है। और आप देखते हैं कि क्या है, कब्जा है। बात यही नहीं समाप्त होती है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि दुनिया की सबसे कम तनख्वाह वाली नौकरियों में 60% महिलाएं ही हैं। अब आप एक और देख लीजिए, अपनी लोकसभा में देख लीजिए 543 से, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 543 टोटल सदस्य हैं, उसमें से 78 महिलाएं हैं केवल। आप सोचिए आधी आबादी है महिलाओं की, उनका प्रतिनिधित्व कितना है। और आप देखिए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, महिलाएं ही समझ सकती हैं, तो उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गिलास सीलिंग जैसी समस्याएं संस्थागत रूप से ले चुकी हैं, तो वहीं कार्यस्थल पर छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न की समस्याओं से भी महिलाओं को दो चार होना पड़ता है। पुरुषवादी सोच से ग्रस्त समाज अभी भी स्वेच्छा से महिलाओं को
आय में बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं दिखता है। और ये आंकड़े बताते हैं कि एक महिला औसतन एक पुरुष से अधिक कार्य करती हैं। फिर भी दुनिया भर की सरकारें सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में घरेलू कार्य के मूल्य को शामिल करने के प्रश्न पर मौन साध जाती हैं। एक बात आप खुद सोच के देख लीजिए कि आप देखिए, आप अपने घर में देखते होंगे, कोई भी महिला हो, माँ हो, बहन हो, या आप देखिए बेटी हो, कोई भी हो, आपने देखा होगा सुबह वो 4-5 बजे उठ जाएंगी, रात में 10-11 बजे तक उनका काम खत्म नहीं होगा, वो बराबर लगी रहती हैं। और वही पुरुष देखते होंगे कि 5-6 घंटे नौकरी करते हैं, 8 घंटे, और वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं पूरा भार उन्हीं पर टिका हुआ है। तो यही देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक महिला होने की पारिवारिक जिम्मेदारी का एक तरफा बोझ तो समाज ने पहले ही डाल रखा है। और तिस पर छेड़छाड़ आप देखते हैं, छीटाकाशी, बलात्कार, दहेज हत्या, यौन अपराधों का मनोवैज्ञानिक संतान भी महिलाओं की कार्यक्षमता प्रभावित करता है। अनुकूल एवं प्रेरणात्मक वातावरण का अभाव, आजन्म भेदभाव उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ग्रसित करने का आप देखते हैं कि क्या करने का भी कार्य करता है। और महिलाओं द्वारा चुनौतियों के बावजूद देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को पहचानते हुए ही आज सरकार मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2016 लेकर आई है, और जिसमें आप देखिए गर्भावस्था के दौरान छुट्टियों को बढ़ाने से लेकर क्रेज की व्यवस्था समेत अनेक प्रगतिशील प्रावधान है। इसी प्रकार कार्यालय या कार्यस्थल पर आप देखिए यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के माध्यम एक अनुकूल वातावरण, सुरक्षित माहौल प्रदान करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं को आप देखिए 24/7 कार्य की स्वतंत्रता से संबंधित एक ड्राफ्ट विधेयक भी लाया गया है, जिससे महिला सुरक्षा के साथ एक लचीले समय सारणी में कार्य कर सकें। और आप देखिए महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के माध्यम से गैर संगठित क्षेत्र में भी गर्भावस्था के दौरान 6,000 रुपये सहायता की जा रही है। सतत विकास लक्ष्यों के तहत लिंग समानता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों को बल दिया जा रहा है। और आज एक पक्ष और है जहां महिलाओं की भागीदारी की सर्वाधिक आवश्यकता है, वह है स्वयं के विषय में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संभवतः विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की घर के प्रमुख के रूप में पहचान पुरुषवादी सोच को बदलने का ही एक अंग है। और आप देखेंगे कि आज आश्चर्य नहीं होता है कि जब IMF अपने आंकड़ों को से स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है किस प्रकार महिलाओं की श्रम बल में अधिक भागीदारी GDP में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकती। आज मूल प्रश्न यह है कि जब संविधान में 67 वर्ष पूर्व ही समानता और स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, तो भारतीय समाज इसे कब प्रदान करेगा। मनरेगा में महिलाओं की अधिक भागीदारी 50% से अधिक, स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को प्राथमिकता एवं मुद्रा योजना में महिला उद्यमियों की बढ़ चढ़कर भागीदारी के प्रोत्साहन जैसे नीतिगत कदम तो बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए परंतु भारतीय समाज को जिमी स्वतंत्र भई बिगड़ी नारी के दकियानुसी विचार से आगे बढ़ते हुए कोमल है, कमजोर नहीं, पर शक्ति का नाम ही नारी है कि अवधारणा को अक्षरशः स्वीकारना होगा। एक तरह से 21वीं सदी के विश्व शक्ति रूपी भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में महिलाओं के सर्वांगीण विकास को आधार बनाकर ही आर्थिक महाशक्ति के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। भारत को कभी रॉस की यह पंक्तियां याद रखनी होंगी कि बे हाथ जो पालना झुलाते हैं, यही वे हाथ हैं जो राष्ट्र को चलाते हैं। अब आप देखिए सराहनीय पहल बताई जा रही है। 125 नंबर में से 55 नंबर दिए गए हैं। कितने? 55 नंबर दिए गए हैं। आप लोग भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए था और अच्छा। अब दूसरे 125 में से 55 दिए गए हैं। अब आप देखिए खंड बी सेक्शन बी है ये, और इसमें आप देखेंगे कि 4 टॉपिक इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला कह रहा है कि भारत को पहले खाद्य सुरक्षा फिर परमाणु सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है GST सामान्यीकृत बाजार की ओर एक कदम है। तीसरा कह रहा है भारत में भू जलीय क्षेत्रों का प्रबंधन थोड़ा किया गया है, अधिक किए जाने की आवश्यकता है। 4 कह रहा है ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास की बात हो रही है। एक गरीबी निकृष्टतम प्रकार की हिंसा है, महात्मा गांधी कहते हैं। देखिए इन्होंने कोट से शुरू कर दिया। भारत की 22% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती है। संख्या में यह आंकड़ा करीब 27 करोड़ है बैठता है। और आप देखिए हमारे यहाँ गरीबी की परिभाषा भी अजीब गजीब रखी गई है। जितने आप देखते हैं कि क्या इतने से ऊपर गरीब नहीं है, उतने में खर्च नहीं निकलता है। पढ़ के देखिए कभी। संख्या में आप देखते हैं यह वह आबादी है जिसको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से
मत्सर होती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये दुर्दशा उस देश की है जो क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्तमान विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था भी है। और तो क्या इन भूखों को रोटी का अधिकार नहीं है? ये भी उसी देश के नागरिक हैं जिनका संविधान इसे एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर घोषित करता है। इसी रोटी के अधिकार से बात उठती है कि देश में खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए। ये शीर्षक को देखते हुए निबंध के प्रारंभ में ही खाद्य सुरक्षा बनाम पर्यावरण सुरक्षा, परमाणु सुरक्षा का उल्लेख करें, ये कहा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा का सामान्य अर्थ खाद्यान्नों की समुचित उपलब्धता एवं संपूर्ण आबादी के भरण पोषण की स्थिति का घोतक है। सूक्ष्म अर्थों में जब प्रत्येक नागरिक की खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सुलभ उपलब्धता, खाद्यान्नों तक सुलभ पहुंच और खाद्यान्नों को खरीदने की आर्थिक भार को सहन करने की क्षमता की स्थिति हो तो इसे खाद्य सुरक्षा की स्थिति माना जाता है। इसी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कवायद के रूप में एक और सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सतत सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भी लेकर आई है जो रोटी के अधिकार को सुनिश्चित करता है। और याद रहे, रोटी का यह अधिकार न केवल भूख मिटाता है बल्कि भारत के 39% से अधिक नौनिहालों एवं उनकी माताओं के पोषण युक्त भोजन को भी सुनिश्चित करता है। और क्या करता है? सुनिश्चित करता है, जो कुपोषण, कम वृद्धि एवं कम भार जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। और जाहिर सी बात है कि खाद्य सुरक्षा के पीछे सब्सिडी के रूप में सरकार को भारी राजस्व व्यय करना पड़ता है। इस व्यय में कई प्रकार की विसंगतियां भी व्याप्त हैं, जैसे कि सही लाभार्थियों का चुनाव ना हो पाना, लीकेज की समस्या, भ्रष्टाचार इत्यादि। और आप देखें, सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों की भी संक्षिप्त में उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ आप लोग करना चाहिए। कुछ विद्वान इस अपव्यय को सही नहीं मानते हैं। उनके अनुसार देश के संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी समुचित रूप से बांटा जाना चाहिए। विज्ञान, शोध एवं विकास की नाभिकीय सुरक्षा जैसे कुछ मुद्दे वे तत्परता से उठाते हैं। और यदि आंकड़ों पर गौर करें तो व्यय की दृष्टि से यह तर्क भी उचित मालूम पड़ता है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने की दृष्टि से भविष्योन्मुखी भी है। आज अगर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक चुनौतियों को देखें तो नाभिकीय सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरता है और भारत के पड़ोसियों से बनते बिगड़ते संबंधों के बीच नाभिकीय सुरक्षा शक्ति संतुलन का कार्य भी करता है। पाकिस्तान एवं चीन के साथ तल्ख होते रिश्तों एवं सीमा पर बढ़ते तनाव के मध्य भारत को न्यूनतम नाभिकीय रोकथाम, मिनिमम न्यूक्लियर डिफरेंस की बिल्कुल आवश्यकता है। इसके साथ ही आप देखें, यदि NSG के मुद्दे पर तथा संयुक्त राष्ट्र में अजहर मसूद जैसे मुद्दों पर चीन का अड़ियल रवैया देखा जाए तो नाभिकीय सुरक्षा की कीमत स्पष्ट हो जाती है। और बदलते वैश्विक परिदृश्य में बढ़ती प्रतिस्पर्धाओं के बीच आतंकवाद को हथियार बनाकर परोक्ष युद्ध लड़ने वाले पड़ोसियों के साथ भारत को वीर योग्य वसुधरा के ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ने की उक्ति ही सही प्रतीत होती है एक तरह से। आज की राजनीतिक एवं कूटनीतिक परिस्थितियां क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास आप देखिए सरल हो की उक्ति को चरितार्थ करती हुई प्रतीत होती है। और फिर आप देखिए, भारत तो सदैव नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का समर्थक रहा है। तो यदि यह तो वस्तुतः बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन का ही कार्य करता है एक तरह से। बात केवल भारत या फिर बचाव क्षमता पर ही नहीं रुकती। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी न्यूक्लियर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता के साथ ही वैश्विक तापन को कम करने की जिम्मेदारी भी तो इसी प्रक्रिया का एक अंग है। और एक विकासशील देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का मात्र 2% ही नाभिकीय स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे अपनी विशाल आबादी को ऊर्जा उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी नाभिकीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास को भी प्रोत्साहित करता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत को अपने रणनीतिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कद को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अधिकांश संसाधनों का उपयोग यहाँ सुनिश्चित होना चाहिए, या फिर आप देखिए भूख से विलखती मानवता की करुणा पुकार को सुनना चाहिए। उत्तर छिपा है संतुलन साधने में। एक विशाल जनसंख्या की बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा तो निश्चित रूप से पहली आवश्यकता है। कहीं भी गया कि भूखे
भजन ना होए गोपाला, कहा भी गया है एक तरह से कि भूखे पेट भजन नहीं होत। जब हमारा पेट ही नहीं भरा है तो हम मजबूत नहीं है, तो ऐसे में केवल नाभिकीय सुरक्षा की बात बेमानी लगती है। ये आप देखिए, बताया कि आबादी की 70 साल बाद भी खाद्य सुरक्षा प्रदान न कर पाने के पीछे परमाणु सुरक्षा में लगाया गया बजट उत्तरदायी नहीं, बल्कि यह तो सागर में केवल एक बूंद के समान है। ये भी आप देखेंगे। और आप देखेंगे किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं। सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 30% लोगों के पास जमीन ही नहीं ही ना होना हमारी सामाजिक आर्थिक नीतियों की दशा तय करने के पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। खाद्य असुरक्षा के कारणों का संक्षेप में उल्लेख करें। एक एक खाद्यान्न की बर्बादी की बात हो रही। और आज आप देखें, हमें नाभ की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलना है, परंतु मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को सदैव स्मरण रखते हुए खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है। और यह एवं महात्मा गांधी के इस कथन को ध्येय वाक्य बनाना है। अर्थ, इस दिन प्रेम की शक्ति के प्रेम पर हावी हो जाएगी, संपूर्ण विश्व में शांति व्याप्त हो जाएगी। ये आप देखिए 48 नंबर मिले 125 में से, कितने 48 नंबर इन्हें दिए गए हैं। इस तरह से आप देखेंगे टोटल इन्हें नंबर मिले हैं 103, 250 में से 103 नंबर दिए गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आपके कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, निबंध लिखना शुरू कर दीजिए, आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, बिना उसके कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ठीक है।